हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज जो बात करनी थी, हालांकि बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत दिनों से मेरी इन पे नजर रही है तो मुझे लगा कि इस पे थोड़ी सी बात की जाए कि केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। इसके पहले मतलब उनके पॉलिटिकल अगर करियर को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के साथ तो थे ही पहले, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मतलब कुछ महीनों से या कुछ सालों से कह ले के बहुत एक्टिवली वो प्रो हिंदुत्व और प्रो बीजेपी बिल्कुल वो उनका स्टैंड रहा है। और उसका उनको सब उनको उसका उनको जो अब कहते हैं कि जो फल है वो भी मिल गया। वो ऐसे मिल गया कि उनको केरला का गवर्नर बना दिया गया। पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में थे, बिल्कुल कहीं पे उनका कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने खुलकर कंटेंशियस इश्यूज पे और खासकर मुसलमानों को गालियां देकर और इस्लाम को निशाना बनाकर जिस तरह से उन्होंने सुर्खियां बटोरी, तो उसका नतीजा ये निकला कि इनको केरला का गवर्नर बना दिया गया। अच्छा, आज मैं उनकी क्यों बात कर रहा हूं? जब से ये केरला के गवर्नर बने हैं, ये हमेशा किसी किसी न किसी कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। हमेशा स्टेट गवर्नमेंट में जो वहां पे जो सीपीएम लेड गवर्नमेंट है उसके साथ इनकी तनातनी रही है। देखिए, एक गवर्नर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होता है, और जो तकाजा ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा ये है और जो ट्रेडिशन भी इंडियन डेमोक्रेसी की रही है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके एड एंड एडवाइस पे वो काम करता है। वो मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको लोगों ने, हमने और आपने, हमने जो चुना है, वो असल में जो पॉलिसी मेकिंग उनके हाथ में है और उनके एड एंड एडवाइस पे एक गवर्नर काम करता है। लेकिन कुछ गवर्नर्स जो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 2014 में, उसके बाद से सारे ही गवर्नर्स का रवैया बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल रहा है। लेकिन इनमें से जो कुछ गवर्नर्स हैं, वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर रहते थे जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप साहब, वो एक तो वो, और दूसरे एक कभी आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ मोहम्मद खान में बिल्कुल वो वेस्ट बंगाल के उस गवर्नर की बिल्कुल छाप नजर आती है कि कोई भी एक ऐसा दिन उनका नहीं गुजरता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से पंगा लेते हुए नजर नहीं आते हैं। आज उनके क्यों खबरों में है? वो गए हुए थे किसी यूनिवर्सिटी के विजिट में, वहां पे ठहरे हुए थे। वहां पे जाहिर सी बात है सीपीएम के गवर्नमेंट है, एसएफआई जो उनका जो स्टूडेंट बॉडी है कम्युनिस्टों का, उनकी बड़ी पकड़ है वहां के यूनिवर्सिटीज में। ये ठीक है कि ये यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, एज अ गवर्नर आप यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, लेकिन आप चांसलर हैं, आप किंग नहीं हैं। आप अगर ये तसव्वुर कर ले कि मैं कहीं भी जाऊं और मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक इंडिया अभी भी एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का हक है। अब जो स्टूडेंट बॉडी है एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके लोगों ने एक पोस्टर, ब्लैक पोस्टर्स लगा दिया जहां पे ये ठहरे हुए थे उसी गेस्ट हाउस के बाहर में। और इसके पहले भी इनको लोगों ने संघी कह करके बुलाया हुआ है, संघियों के संघी कहते हुए उनके नाम के साथ पोस्टर्स लगे थे। इनको ये नागवार गुजरी और इन्होंने बाजाब्ते ऑफिशियल लेटर हेड पे एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और बिल्कुल ये कह दिया, देखिए, एक स्टूडेंट बॉडी ने एक दो पोस्टर लगाया है, ब्लैक पोस्टर इनके खिलाफ लगाया है और सिर्फ ये कहा है कि गो बैक मिस्टर गवर्नर, गो बैक मिस्टर गवर्नर। इतनी आदर से, इज्जत से ये अपने प्रोटेस्ट का इजहार किया, लेकिन इनको वो भी कबूल नहीं था। इन्होंने बाजाब्ते ऑफिशियल स्टेटमेंट दे करके इन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स ने किया है ये डायरेक्ट ऑर्डर है चीफ मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर पे इन्होंने किया है, तो लिहाजा स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो कोलैप्स हो चुकी है। तो मतलब ये कहा नहीं इन्होंने, लेकिन इनका इशारा यह है कि यहां पे अब प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाना चाहिए था। मतलब इसके पहले ये कोई पहली बार नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन करते हुए नजर आए हैं। इसके पहले स्टेट गवर्नमेंट ने जो वाइस चांसलर को अपॉइंट किया था उस पर ये बिल्कुल तपे हुए से नजर आने लगे कि मेरी मर्जी के बगैर कैसे हो गया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, एक गवर्नर जो होता है वो न्यूट्रल माना जाता है और न्यूट्रल उसका एक्ट होना चाहिए। जब आप गवर्नर बनते हैं
तो बावजूद इसके कि तमाम गवर्नर जितने भी यहां इंडिया में बने हैं सब बीजेपी के एक्टिव मेंबर हैं, लेकिन आपको उससे बिल्कुल डिसोसिएट, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी से डिसोसिएट करके फिर ये आपको पोस्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है। चूंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप होल्ड कर रहे हैं, वहां पे न सिर्फ आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से अपनी आइडियोलॉजी के बुनियाद पर रोजाना लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि वो तो छोड़ दीजिए, पिछले साल उन्होंने क्या हुआ कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, राजभवन किसी भी पार्टी से एसोसिएट नहीं होना चाहिए, अगर ये कर रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक बात है और डेंजरस प्रेसिडेंस है एक डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन उसमें जो रिपोर्टर्स आए हुए थे, और कुछ रिपोर्टर्स ने जब इनका रंग दिखाना शुरू किया और इनकी कलई खोलनी शुरू किया, इनके एक्सपोज करना शुरू किया, तो उन्होंने 2 रिपोर्टर्स को, 2 मीडिया हाउसेस को बैन कर दिया, उसको एक्सपेल कर दिया और बैन कर दिया। मतलब ये तो इनकी इंटॉलरेंस का आलम है। ये असल में मामला क्या है? मामला ये है कि इन्होंने देख लिया है कि जिन जिन लोगों ने मोदी की चापलूसी की है और खुल करके चापलूसी की है, उसको बहुत रिवॉर्ड, उसको मलाई मिला है, उसको रिवॉर्ड किया गया है, और उसके बड़े बड़े पोस्ट पे उसकी, इनका निशाना, मेरे ख्याल में इनका निशाना जो है अब यह है कि गवर्नर तो मैं हो गया, अब या तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं या प्रेसिडेंट बन जाऊं। किस हद तक कामयाब होंगे ये पता नहीं है। मोदी के माइंड को और अमित शाह के माइंड को कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है कि ये दिखाने के लिए कि जो बीजेपी पे इल्जाम लगते रहे हैं कि ये एंटी माइनॉरिटी है, एंटी मुस्लिम्स हैं, बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, उसमें हो सकता है कि उस बॉक्स को टिक करने के लिए मोदी और शाह इस पे मेहरबान हो जाएं, इस शख्स पे, और इसको वाइस प्रेसिडेंट बना दें या प्रेसिडेंट बना दें। ये हो सकता है, लेकिन लगता नहीं है। बिकॉज मेरा जहां तक मानना यह है कि मोदी और शाह की जो कंस्टिट्यूएंसी है, उन्होंने जिस कंस्टिट्यूएंसी को टारगेट कर लिया है, उनको पता है कि ये कंस्टिट्यूएंसी बहुत ही, वो कहते हैं ना, दुधारू गाय है, कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपीज करने की जो पॉलिसी है, चाहे इसके लिए उनको आर्टिकल 370 रिवोक करना पड़ता है, बाबरी मस्जिद के मामले पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी करवा लिया, और वहां पे राम मंदिर भी बन रहा है, और मुमकिन है कि अगले इलेक्शन के पहले राम मंदिर भी बन जाएगा। तो वो सब मुद्दा उनको वाकई वोट में कन्वर्ट करेगा। ये सब जो मुद्दा है इलेक्शन के पहले नॉर्थ इंडिया में जो क्रूशियल है, जहां पे सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की, वहां पे ये सब इशू काम आएगा। वहां पे इनको पता है कि मुसलमान अगर वोट न भी दे, और जो हिस्टोरिकली मुसलमान वोट नहीं देते हैं मुसलमान बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पे कोई जमीन आसमान ये एक नहीं हो जाएगा कि अगर ये किसी अगर इन पे कोई इल्जाम लग जाए कि ये एंटी मुस्लिम है, बल्कि एंटी मुस्लिम का इल्जाम लगने से इनके हक में फायदा है कि जो हिंदू वोट्स है वो कंसोलिडेट होगा और ये इनको वोट करेंगे। तो मेरा मानना तो यह कि जितनी भी छलांग लगा ले और उछल कूद कर ले आरिफ मोहम्मद खान साहब, इनको जो मिलना था मिल गया। हो सकता है कि कभी फ्यूचर में जब मोदी का 3rd टर्म हो जाए तो यूनियन कैबिनेट में मिनिस्ट्री मिल सकती है, लेकिन मिनिस्ट्री भी मोदी इतना बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि मुसलमानों को औकात में कैसे रखा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्ट्री में थे, लेकिन उनको एक दे दिया था, एक झुंझुना दे दिया था माइनॉरिटी मिनिस्टर का। कभी भी मेन स्ट्रीम में कोई मुसलमानों को ये मोदी और शाह नहीं देने वाले हैं। और उसका ताजा मतलब एक खुला एग्जाम्पल यह है कि पिछले 2 इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के, 2014 से 2019 में, एक मुसलमान कैंडिडेट को इन्होंने टिकट नहीं दिया है। तो वो बहुत खुला है, मतलब बहुत खुले तौर पे मोदी और शाह पॉलिटिक्स करते हैं। उनका कोर जो है, उनके आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, नफरत की, वो उसको बहुत अच्छी तरह से उनको पता है कि ये इनकैश करके हमें देगा। और ये जो चप्परगंजू हैं, जो आरिफ मोहम्मद खान टाइप के जो लोग हैं, इनको ये लगता है कि हम इनकी दलाली करेंगे और खुशामदी करेंगे और चापलूसी करेंगे तो हमें बहुत नवाज देंगे। इनको जो नवाजना था नवाज चुके हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि मोदी और शाह देने वाले, बिकॉज मोदी और शाह कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं जिसके पीछे उनका इलेक्टोरल सक्सेस मंशा ना हो। यहां पे आरिफ मोहम्मद खान को नवाज करके उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। आर्टिकल 370 पे उनको सुप्रीम कोर्ट से आ गया, फेवरेबल जजमेंट आ गया, तो ऑलरेडी वो वहां से हो चुके हैं। डीलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है जम्मू और कश्मीर की, उन्होंने ऐसी कर ली है कि एन मुमकिन है कि अगर अगले साल जब वहां पे इलेक्शन हो तो बीजेपी जो है वो या तो मेजोरिटी में आ जाए या बीजेपी कोalition सरकार बनाने में खुद में कामयाब हो जाए, जिस तरह से उन्होंने जम्मू की जो सीट जिस तरह से बढ़ा दी है। तो उनका खेल बड़ा क्लियर है। राम मंदिर बनने जा रहा है, अगले इलेक्शंस के पहले राम मंदिर बन जाएगा, वो उसको लेकर के नॉर्थ इंडिया में
और फिर ईवीएम बाबा की जय, जो ईवीएम को मैनिपुलेट करने में ये माहिर रही हैं। तो वो दोनों मिला जुला करके इलेक्शन कमीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अभी ये जो बात हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसको सिलेक्ट करने में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें होंगे। मोदी सरकार ने वो बाजाब्ते बिल ला करके अपना उसको भी ये कर दिया कि नहीं, जो कमेटी जो उसको सिलेक्ट करेगी उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक मोदी सरकार का एक मिनिस्टर होगा और एक ऑपोजिशन का लीडर होगा। तो आप जाहिर सी बात देख लीजिए 2:1 का रेशियो तो वहीं पे हो गया। तो वो वहां पे उनको पता है कि अपने मर्जी के मुताबिक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वहां पे वो अपॉइंट कर देंगे। तो सारा खेल तो इनके हक में है। तो इनको एक आरिफ मोहम्मद खान की क्या जरूरत है, इनको मुसलमानों को खुश करने की क्या जरूरत है। बल्कि मुसलमान इनसे खुश नहीं रहे और मुसलमान इस पे इल्जाम लगाते रहे इन पे कि ये एंटी मुस्लिम है, ये इनके लिए फायदा है, चूंकि जो हिंदुओं का जो वोट है वो कंसोलिडेट होता रहेगा। तो ये जितने भी ये चपरगंजू टाइप के जो लोग हैं, आरिफ मोहम्मद खान टाइप के जो लोग हैं, जितनी भी उछल कूद कर ले, इनको जो मिलना था मिल लिया और ये अपनी जलालत ही करवा रहे हैं। मतलब खुद जलील हो रहे हैं, लोगों की निगाह में भी गिर रहे हैं और बड़े मतलब कार्टून टाइप के लग रहे हैं। जब इनका जो एक्शन आप देखेंगे, जिस तरह से इन्होंने जो लेटर लिखा है वो बड़ा ही चाइल्डिश लेटर है कि मतलब आप ऑफिशियल लेटर हेड पे आप सिर्फ ये लिख रहे हैं कि किसी ने आपके खिलाफ वो पोस्टर लगा दिया है। पोस्टर लगा दिया तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वो ब्रेक डाउन उसकी हो चुकी है, तो अब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था, तो मुझे लगा कि इस पे आप लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए। और चूंकि अब मैंने ये शुरू कर दिया है तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपके साथ ये जो हमारा जो है ये डायलॉग और ये जो संपर्क है ये हमेशा चलता रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।